हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अभी देखते हैं क्या कह रहा है कि कोसेक 39 डिग्री अगर x के बराबर है तो हमें बताना है कि एक्सप्रेशन इसकी वैल्यू क्या होगी। कोसेक 39 डिग्री x के बराबर है तो एक्सप्रेशन इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। कैलकुलेट करते हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, आसानी से करेंगे फटाफट। देखिए क्या करना है आपको, पहले तो आपको देखना है कि ये कोसेक स्क्वायर 51 डिग्री जो है इसका अगर आप रेसिप्रोकल लोगे तो कोसेक क्या बनाता है आपका साइन। क्या ये साइन स्क्वायर 51 डिग्री बनेगा? यस। और यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर 39 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ बताओ मुझे, कभी भी आपको ये मालूम है ना कि साइन स्क्वायर थीटा अगर हो और साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अगर हो, यानी साइन स्क्वायर के दो टर्म दिए हों और इसमें इन दोनों का सम 90 आ रहा हो, या फिर कॉस स्क्वायर के दो टर्म इस तरीके से दिए हों, कॉस स्क्वायर और जहाँ पर इन दोनों का सम 90 आ रहा हो आपका, तो कोई शंका करने की ज़रूरत नहीं होती, इनका सम 1 हो जाता है। इसेंशियली अगर आप चाहो तो इसको कन्वर्ट करके देख लो, इसको आप कॉस स्क्वायर 39 लिख सकते हो। साइन स्क्वायर 51 इज कॉस स्क्वायर 39, फिर आपको दिख जाएगा दोनों का सम 1 होगा। बट आप इस फॉर्मेट में भी डायरेक्टली देखने की कोशिश करो कि आपको उसके बारे में सोचना ही ना पड़े। तो यहाँ पर जैसे ही आपको देखा आपको पता लग गया कि दिस इंटायर थिंग इज 1, ये 1 हो गया। अब जरा यहाँ पर एक बार जरा इसको ध्यान से देखने की कोशिश करो। साइन स्क्वायर 51 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 39। साइन स्क्वायर जो 51 आपका होता है वो आपका क्या होता है? कॉस स्क्वायर 39 के बराबर होता है। और अगर ये कॉस स्क्वायर 39 के बराबर होगा तो कॉस और सेक का प्रोडक्ट क्या होता है? 1 होता है। भाई अगर मैं कहूँ कॉस एक्स इंटू सेक एक्स क्या होता है? 1 होता है ना। तो ये कॉस स्क्वायर और सेक स्क्वायर विद सेम एंगल 1 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू क्या हो गई? 1। अब देखो आपसे यहाँ +1 आया, यहाँ -1 आया, ये दोनों कैंसिल हो गए। अल्टीमेटली आपके पास क्या बाकी बचा? अल्टीमेटली आपके पास बाकी बचा है tan स्क्वायर 51 डिग्री। पर आपको यहाँ क्या दिया हुआ है? यहाँ आपको दिया हुआ है कोसेक 39 डिग्री। तो आप कहोगे इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट 39 डिग्री का स्क्वायर। यस। अब कोसेक और कॉट में रिलेशनशिप क्या होती है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो होता है वो कोसेक स्क्वायर होता है। ध्यान देखना, आप कहोगे अगर मैं ये वैल्यू निकालना चाहता हूँ जिसको मैं लेट से y बोल देता हूँ, ये मुझे निकालना है जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से, तो आप कहोगे ये वैल्यू अगर मैं देखूं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होता है, तो आप कहोगे ये कोसेक स्क्वायर 39 -1 बनेगा। ठीक है, y की वैल्यू। और कोसेक स्क्वायर 39 जो है वो क्या है? और y की वजह इसको हम ऐसा करते हैं y स्क्वायर बोलते हैं, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली क्या निकालना है? अल्टीमेटली मुझे क्या निकालना है? इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है ना। सॉरी y ही बोलेंगे फिर तो, क्योंकि यही कॉट स्क्वायर 39 निकालना है। तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी एक्स स्क्वायर -1, और एक्स स्क्वायर -1 कहाँ है? दैट इज सी ऑप्शन, एक्स स्क्वायर -1। तो इसेंशियली काफ़ी आसान सवाल है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर आप इसको सही से करने की कोशिश करोगे तो आपको आंसर भी बड़े आराम से मिलेगा बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है आपका कि tan 5x, tan 3x, tan 2x इज इक्वल टू किसके बराबर होता है। एक चीज़ समझ में आ रही है कि 3 और 2 को मिला लें तो 5 बनेगा, ये चीज़ तो दिख रही है ना। तो मैं कहूँगा चलो इसको अप्लाई करो, और आप यहाँ लिखोगे tan ऑफ 3x प्लस 2x, और इसको मैं एक्सपैंड करूँगा tan a प्लस बी। सो tan ऑफ a प्लस बी इज tan a प्लस tan b। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये हो गया आपका tan 5x। तो tan 5x यहाँ हो गया, और इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये बनाएगा 1 माइनस tan ऑफ 3x इंटू tan ऑफ 2x इक्वल्स टू, ये हो गया आपका tan ऑफ 3x प्लस tan ऑफ 2x। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करें तो जो मुझे निकालना है वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ tan 5x, tan 3x, tan 2x, ऐसे। तो ये हो गया tan 5x, tan 3x और tan 2x। इसको मैं कहाँ लेके जाऊँगा? राइट हैंड साइड। तो ये वैल्यू क्या बनाएगा मेरा? tan ऑफ 5x माइनस tan ऑफ 3x माइनस tan ऑफ 2x। दैट इज़ द इंटायर एक्सप्रेशन जो मुझे मिलेगा, दैट इज़ ऑप्शन ए। अब एक चीज़ आप ज़रा और थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें कि यहाँ पर जो भी मैंने किया है इसको मैं जनरलाइज कर सकता हूँ कि मैं इसको ए बोल दूँ और इसको मैं बी बोल दूँ। ठीक है, मैं इसको ए बोल दूँ और इसको मैं बी बोल दूँ, और यहाँ पर ये वैल्यू आपका ए हो जाएगा, ये वैल्यू आपका बी हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा।
तो देखिए कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं मैं बता देता हूँ। ये आपका हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है, ये आपका हो जाएगा a, ये आपका हो जाएगा b, यहाँ आपका हो गया a प्लस बी, यहाँ हो जाएगा a और यहाँ हो जाएगा आपका b। तो आप कैसे सोच सकते हो कि tan ऑफ a प्लस बी इंटू a इंटू बी इज़ tan ऑफ a प्लस बी माइनस tan a माइनस tan b। इसको आप जनरलाइज फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो अपने नोटबुक में अलग से नोट कर सकते हैं ताकि आप इसको बाकी भी क्वेश्चंस में यूज़ कर पाएँ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे बोला कि भाई tan 7x है और यहाँ पर है मेरा tan 4x और यहाँ है मेरा tan 3x, ऐसे करके मैंने लिखा, तो दिस विल बी सिंपली इक्वल टू, क्योंकि ये 7x आपका 4x और 3x के सम से बना हुआ है, सो इट विल बी इक्वल टू सिंपली tan 7x माइनस tan 4x माइनस tan 3x। तो यू कैन ईजिली राइट इट बिना कोई कैलकुलेशन किए हुए, क्योंकि हमने इसका डायरेक्ट रिजल्ट देख लिया और उसको जनरलाइज कर लिया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि साइन ऑफ 50 डिग्री माइनस साइन 70 प्लस साइन 10, इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, देन देखिए कि यहाँ पर क्या क्या मिल सकता है आपको। एक चीज़ आप मुझे छोटा सा बताओ कि अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखो, 1 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, एक चीज़ तो आपको यहाँ पर दिखनी चाहिए राइट कि 2 की पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि साइन 50 मुझे पता है 1 नहीं होता है राइट। साइन 50 0 से 90 के बीच में है तो लेस देन 1 हो गया, ये लेस देन 1 हो गया, ये वैल्यू भी आपकी लेस देन 1 है, ये वैल्यू भी आपकी लेस देन 1 है। 3 लेस देन 1 अगर जुड़ भी जाएँ, ठीक है, जुड़ जाएँ तो भले ही एक पॉसिबिलिटी मिलेगी, हमें 2 मिलेगा, लेकिन अगर मेरे पास 3 लेस देन 1 वैल्यूज़ हैं तो वो कभी भी 2 नहीं दे सकती हैं राइट, क्योंकि 2 लेस देन 1 मिला के लेस देन 2 देंगे और उसमें आप कुछ घटा भी रहो, तो दिस ऑप्शन इज़ नॉट एट ऑल करेक्ट, तो होना ही नहीं है। कुछ ऑप्शन तो वाहियात होते हैं तो रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए एक ऑप्शन जो 0 है वो आपकी आंखें थोड़ा अट्रैक्ट करना चाहिए, बिकॉज ऐसे केसेस में कैंसिलेशन पॉसिबल होते हैं। तो आपको देखो साइन 70 तो है ये, पर 50 और 10 मिला के मुझे साइन 70 तो नहीं देंगे राइट। अगर मैं कोई इनको कंबाइन भी करने की कोशिश करूँ साइन सी प्लस साइन डी से, ये आपको साइन 70 नहीं देंगे, तो आपको कोई बात नहीं, ये cos 20 बन जाएगा। साइन 70 इज इक्वल टू cos 20, तो क्या वो cos 20 दे सकता है आपको? यस, वो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि साइन ए प्लस साइन बी अगर हम करते हैं तो उसमें क्या मिलता है, साइन सी प्लस साइन डी आपका क्या होता है, ये होता है ट्वाइस ऑफ साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू। तो सी माइनस डी बाई टू जब आप करोगे ना तो 50 और 10 का कम्बिनेशन आपको 20 दे देगा। तो दैट कैन बी द वे टू गेट द आंसर। चलते हैं आगे बढ़ते हैं और यही करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा आपसे कि साइन 50 लगा लो और 50 के साथ साइन 10 को कंबाइन कर लो, और इन दोनों को अगर कंबाइन करोगे और माइनस साइन 70 अलग रखो अभी, तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपके पास साइन सी है और साइन सी और साइन डी का आप सम करते हो तो ये क्या मिलता है आपका, ट्वाइस ऑफ साइन सी प्लस डी बाई टू, और कॉस आपको मिल जाता है सी माइनस डी बाई टू। वही लगा रहा हूँ मैं, तो यहाँ से जब मैं लगाऊंगा तो ये मिलेगा ट्वाइस ऑफ साइन सी प्लस डी बाई टू इज़ 50 एंड 60 बाई टू इज़ 30 डिग्री इंटू कॉस 50 माइनस 10 इज़ 40 बाई टू इज़ 20 डिग्री माइनस कॉस 20, ये भी हो गया। सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि साइन 30 1/2 होता है, तो 2 साइन 30 क्या हो गया 1, तो ये बनेगा कॉस 20 माइनस कॉस 20, और जो कि हो गया 0। शून्य आंसर कहाँ दिया हुआ है, बी ऑप्शन। तो बेसिक फॉर्मूला है जो आपको आना चाहिए, साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी ट्वाइस ऑफ साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, एंड देन ईजिली यू कैन आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि आपको एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 9 अप टू साइन स्क्वायर 89, और आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि इसका आंसर है 11 1/2। आपको इतना जल्दी कैसे निकाल लिया, ये मैं आपको अभी बताता हूँ मैंने इतना जल्दी कैसे निकाल लिया। देखो इसमें पहली तो बात आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, कि मैं आपको एक चीज़ बता चुका हूँ, अगर आपको ध्यान हो, कि जब भी मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई है, और अगर मेरा x प्लस वाई का सम मेरा 1 मतलब 90 डिग्री बन रहा हो, तो ये सम क्या होता है, 1 होता है। कन्वर्ट करोगे तो एक्चुअली ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा बन जाता है, और 1 होता है वो। तो जब भी ऐसा बनेगा तो मेरा सम 1 हो जाएगा। अब अगर आप इत्मीनान से यहाँ ध्यान से देखने की कोशिश करें, पहला टर्म आखिरी टर्म क्या आपको 1 दे रहा है, यस, बिकॉज 1 डिग्री और 89 डिग्री 90 डिग्री दे देगा, तो ये इसका सम 1 हो जाएगा स्क्वायर में। साइन स्क्वायर 5 है, तो यहाँ पर भी देखो आप रिवर्स में जाओगे तो 4 लेस बनेगा, साइन 85 होगा, साइन स्क्वायर 85 और 5 क्या दे देंगे आपको
वो भी 90 दे देंगे। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप खुद देखो कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। 1, 5, 9 से 89 तक दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जब भी जोड़ते हैं तो जो मिलता है वही सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म को जोड़ने से भी मिलेगा, वही आपका थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म को जोड़ने से मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आइडेंटिफाई किया तो पहला और आखिरी टर्म 1 देगा, सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म 1 देता जाएगा। तो कुल मिला के मुझे पहले ये देखना है कि भाई नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पर। आप कहोगे 1 से शुरू किया और 89 तक गए, 1 से 89 तक गए, और कॉमन डिफरेंस आपका क्या है, 4 है, 1 से 5, 5 से 9। तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो ध्यान से देखो, नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स जो आपके होंगे दैट विल बी सिंपली इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 + 1। ये आपको पहले ही बताया जा चुका है, राइट। APGP का डिस्कशन होगा तो इसकी ज़रूरत पड़ती है, आपको एवरेजेस जब पढ़ाए गए होंगे तो भी इसके बारे में ब्रीफ किया गया होगा। 89 - 1 बाई 2 + 1, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई 2 होगा, नहीं कॉमन डिफरेंस होता है यहाँ 4 होगा। तो ये 23 टर्म्स आ गए। अब देखो अगर 23 टर्म्स आ गए तो 1 पहले का आखिरी से, दूसरे का सेकंड लास्ट से जब करोगे आप तो 11 पेयर्स बनेंगे। 11 पेयर्स तो आपको 11 देंगे सीधे सीधे, प्लस एक टर्म बचेगा, वो क्या बचेगा, वो बचेगा आपका 12th टर्म। और आपका 12th टर्म पता है क्या है यहाँ पर, आप देखो 12th टर्म आपका क्या है, 12th टर्म आपका सिंपली है दैट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। ये भी पता है आपको, देखिए जब भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप लेते हो तो मिडिल टर्म मान लिया निकालना है मुझे क्या है। तो नंबर ऑफ टर्म्स जब ऑड होते हैं, तो जैसे यहाँ 12th टर्म की बात कर रहा हूँ तो इधर कितने होंगे 11, इधर होंगे 11, ये एग्जैक्टली मिडिल टर्म हुआ। तो मिडिल टर्म आपको निकालना है तो ये एवरेज के ही बराबर होता है। जब भी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं तो मिडिल टर्म खुद ही एवरेज के बराबर होता है, राइट। तो आप कहोगे देखो ये 1 है और ये वैल्यू 89 है, 89 में 1 कितना दे रहा है मुझे 90/2 दे रहा है 45। तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर 45 डिग्री, और sin स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 11 और 1/2, तो 11 1/2 आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसानी से आप इन वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर सकते हैं, आपको कभी कोई प्रॉब्लम इस तरह से नहीं आने वाली है, राइट। यू विल बी इजीली गेटिंग द आंसर विदाउट एनी चैलेंज, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन दिया है cos अल्फा प्लस cos बीटा आपका sin अल्फा प्लस sin बीटा के अगर बराबर है तो cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा किसके बराबर होगा। तो देखिए cos 2 अल्फा और cos 2 बीटा अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करोगे, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना, जो आपको कहीं ना कहीं समझना चाहिए। एक काम करते हैं, पहले इस टर्म को ध्यान से देखो और मैं कहूँगा कि cos अल्फा cos बीटा जो है ये आपका sin अल्फा sin बीटा के बराबर है। सॉरी यहाँ प्लस भी है तो प्लस साइन भी लिखना हमें भूलना नहीं है। हम कहेंगे cos अल्फा प्लस cos बीटा इक्वल्स टू sin अल्फा प्लस sin बीटा। और अगर ऐसा है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस 2 sin अल्फा sin बीटा। अब मैं बताऊंगा मैंने क्यों किया है। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ जो टर्म है cos 2 अल्फा और cos 2 बीटा, स्क्वायर करने के बाद मुझे एक पोटेंशियल दिखा कि अगर स्क्वायर करके मैं इन दोनों को एक साथ लाऊंगा तो देखो ये क्या बनाएगा, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। आपको पता है ये cos 2 अल्फा होता है। दिस वॉज द रीज़न कि मैंने स्क्वायर करके जब कोशिश करी तो मुझे पता लगा इधर cos स्क्वायर अल्फा मिलेगा, उधर cos स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा मिलेगा, क्योंकि मुझे cos 2 अल्फा चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर मिल जाएगा cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर बीटा। साथ ही साथ देखो क्या वैल्यू आपको मिलने वाली है, आपको जो वैल्यू मिलने वाली है इस 2 cos अल्फा cos बीटा को उधर ले जाओ और माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये मिलेगा आपको ट्वाइस ऑफ cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा, और ये 2 जो है ना बाहर लिख लेता हूँ sin अल्फा sin बीटा, ठीक। तो ये तो हो गया आपका cos 2 अल्फा, सेकेंड वैल्यू क्या हो गई आपकी cos 2 बीटा हो गई, और माइनस ट्वाइस ऑफ ये जो टर्म लिखा हुआ है cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा, ये आपका होता है सिंपली cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। cos अल्फा प्लस बीटा जो होता है दैट इज cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। तो ये आंसर आपका कितना आ गया, डी ऑप्शन। तो ये तो प्रोसेस है, प्रोसेस भी जानना ज़रूरी है ताकि आप हर चीज़ों में एफिशिएंट रहें। अब देखिए कोशिश करते हैं कि क्या कोई और तरीका है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने का, राइट।
तो वेरियस पॉसिबिलिटी हैं जो हम ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर कि अगर ऐसा हो रहा है तो किन केसेस में हमारा ये वैल्यू आपस में बराबर हो सकता है। अब एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछूंगा अभी कि आपको पता है कि अगर मैं इसको आपस में लेट से बराबर करना चाहता हूँ तो आपसे एक बात है कि अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा को 90 डिग्री कर दूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा को 90 डिग्री कर दूँ तो 90 डिग्री करने के बाद आप मुझे एक बात बताओ, अल्फ़ा प्लस बीटा अगर 90 डिग्री होगा तो क्या ये सब आपस में बराबर हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएगा, क्योंकि कॉस अल्फ़ा फिर साइन बीटा के बराबर हो जाएगा और कॉस बीटा आपका साइन अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा को 90 डिग्री लेके चलूँ तो ये चीज़ सेटिस्फाई हो जाएगी, जो ये एक्सप्रेशन है ये सेटिस्फाई हो जाएगा। किंतु एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है समझना। वो प्रॉब्लम ये है कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा को मैंने 90 डिग्री ले लिया तो आप कहोगे कि होगा क्या कि जब हम cos 2 अल्फ़ा निकालेंगे, देखो ध्यान से, cos 2 अल्फ़ा निकालेंगे और cos 2 बीटा निकालेंगे तो इसको बहुत इत्मीनान से आपको देखना है। cos 2 अल्फ़ा प्लस cos बीटा के साथ क्या होगा, आप कहोगे ये बनेगा cos ऑफ, और 2 अल्फ़ा है तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर cos, जो 2 अल्फ़ा मेरा होगा वो 180 माइनस 2 बीटा बन जाएगा, 180 माइनस 2 बीटा, और ये हो गया आपका cos 2 बीटा। इसका जो सम आ जाएगा वो 0 आ जाएगा, क्योंकि cos 180 माइनस 2 बीटा हो जाएगा माइनस cos 2 बीटा। या आप ऐसे भी समझ लो कि अगर मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा 90 है तो 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी cos के अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं और साइन में अपोजिट होते हैं, राइट। मेरा कहने का मतलब है, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेरे पास cos A प्लस cos B है और अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि A प्लस बी मेरा 180 डिग्री है तो इसका सम 0 होता है। ये भी अपने नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। वही चीज़ यहाँ हो रही है, तो ये 0 बन रहा है। अब 0 अगर ये बन रहा है तो आपके दो ऑप्शन 0 बन रहे हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा अगर मैंने 90 लिया तो ये 0 नहीं है, तो ये ऑप्शन मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा cos 2 अल्फ़ा प्लस cos 2 बीटा 0 होना चाहिए। ये भी नहीं हो सकता, साइन वाले दोनों नहीं हो सकते। अब cos में लेकिन दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, माइनस वाला भी और प्लस वाला भी। तो ये हमें थोड़ा सा केयरफुली अपने आप को समझाना पड़ेगा कि भाई इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, माइनस वाला सही है या प्लस वाला ऑप्शन सही है। अब देखो यहाँ पर जो cos वाले टर्म सही है, इतना तो मुझे मालूम चल गया कि cos वाला टर्म सही है, लेकिन cos में भी कौन सा सही है ये बात पता नहीं चल पाई जब हमने अल्फ़ा प्लस बीटा को 90 डिग्री रखा। तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा ये डिफ्रेंशिएशन मैं नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा D करेक्ट है या मेरा B करेक्ट है। दैट इज़ वन प्रॉब्लम दैट यू विल फेस। तो वैल्यू देखिए रखना सूटेबल होता है, ऐसा नहीं है। जैसे आप और कोई वैल्यू अगर ट्राई करने की कोशिश करोगे, आपने कहा कि मैंने 45 लेना है, तो उससे भी यही प्रॉब्लम आएगी सर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको अल्फ़ा और बीटा का सम 90 डिग्री लेके चलना पड़ेगा अगर आप इनको मैच करना चाहते हो, बराबर करना चाहते हो। तो वहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों ऑप्शन में अगर 90 हो गए तो आपको 0 दे देगा, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि क्या ऑप्शन आपका सही हो रहा है, राइट। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और बाकी फिर ये है कि अगर हम क्वाड्रेंट में किसी और क्वाड्रेंट में जाके चेक करने की कोशिश करते हैं तो वो फिर आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न पैदा कर देगा। इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रखें, आप इन स्टेप्स को भी समझें और कम से कम कुछ ऑप्शन तो हम लोग प्रॉपरली बिना समस्या के एलिमिनेट कर पा रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो ए गुड थिंग, है ना। इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने कि x की वैल्यू दी हुई है तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम कैसे ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हैं, देन मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, बिकॉज वंडरफुल क्वेश्चन जिसके थ्रू आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो। अच्छा, अगर इस एक्सप्रेशन में मैं थीटा की वैल्यू को लेट से 45 डिग्री रखता हूँ और थीटा को 90 डिग्री रखता हूँ, क्या मैं रख सकता हूँ? यस, क्योंकि क्वेश्चन में कोई लिमिट नहीं है थीटा क्या हो सकता है। हमें एक्स की एक रेंज बतानी है कि थीटा की आप कोई भी वैल्यू ले लो, ये एक्स की एक रेंज बता रहे हैं कि एक्स क्या क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है। मैंने कहा कि मैं थीटा की कुछ वैल्यू लेके एक्स की वैल्यू देखना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली 45 और 90 नेचुरल चॉइस होते हैं, पर 90 लोगे तो tan अनडिफाइंड हो जाएगा, 90 नहीं ले सकते, 0 डिग्री जरूर ले सकते हैं। तो आपने कहा थीटा को अगर आपने 0 लिया तो सेक थीटा क्या हो गया 1, tan वाले कंपोनेंट खत्म हो चुके हैं, 0 हो गए, तो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 1, राइट। थीटा को अगर आपने 45 डिग्री लिया तो आपने कहा कि जो एक्स की वैल्यू होगी वो सेक स्क्वायर थीटा 2 हो जाएगा, 2 - 1/2 + 1, तो ये हो गया आपका 1/3। तो इसका ये मतलब हुआ कि थीटा 45 डिग्री पे 1/3 होता है
और थीटा 0 डिग्री पे 1 होता है, यानी ये दोनों वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। अगर ये दोनों वैल्यूज़ पॉसिबल हैं तो x इन वैल्यूज़ को ले सकता है। अगर x इन वैल्यूज़ को ले सकता है तो मेरे ऑप्शन में ये दोनों वैल्यूज़ तो कम से कम होनी ही चाहिए। जैसे ये ऑप्शन पहला ऑप्शन सरासर इसलिए गलत हो गया क्योंकि इस ऑप्शन में x इज इक्वल टू 1 तो इंक्लूडेड है। 1/3 से 3 तक अगर आप जाओगे तो बीच में 1 होगा, लेकिन 1/3 नहीं है। ये कह रहे हैं 1/3 से बड़ा, x 1/3 से बड़ा होगा, पर क्या ऐसा सही है? x 1/3 भी हो सकता है। अभी मैंने निकाला x इज इक्वल टू 45 डिग्री पे 1/3 है, तो ये कहना कि x 1/3 से बड़ा होगा, ये गलत हो गया ना। 1/3 को भी आप इंक्लूड करो। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है ये नॉट बिलोंग टू का मतलब होता है कि x 1/3, ये इसका मतलब देखो पहले क्या है, इसका मतलब है इसका उल्टा। ये अगर मैंने बोला आपसे कि x 1/3 और 3 के बीच में है, राइट, अगर नॉट बिलोंग टू कर दिया तो कह रहा है कि x इनके बीच, मतलब ये वैल्यूज नहीं ले सकता है, बाकी कुछ भी ले सकता है। मतलब कह रहा है कि ये x 1/3 से 3 के बीच में कोई वैल्यू नहीं लेगा, ना ही 1/3 लेगा ना 3 लेगा, तो ये भी गलत हो गया ना भाई। 1/3 तो ले सकता है ना, मैंने देखा। फिर इस ऑप्शन में आया तीसरा, आप कहोगे तीसरा भी इसलिए गलत है क्योंकि x की हमने दो वैल्यूज निकाली, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, यहाँ सारी निगेटिव वैल्यू दी है, तो इनका कहने का मतलब है x पॉजिटिव नहीं हो सकता है। ये किसने कहा आपसे? ये भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन जो बचा है इसका सही होना इसकी मजबूरी है, डी ऑप्शन, कि x मेरा 1/3 इंक्लूड करे और 1 भी उसमें होना चाहिए, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये हो गया ऑप्शन एलिमिनेशन का बेहतरीन तरीका, जिससे इस क्वेश्चन को जो काफ़ी खतरनाक लग रहा है हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बाई हैविंग एनी टू वैल्यूज। कि भाई दो वैल्यूज जो मैंने निकाली हैं वो तो कहीं ना कहीं x ले सकता है ना, वो तो दिखनी चाहिए ना। जिन ऑप्शन में नहीं दिखा वो हटा दिया, तो एक ही ऑप्शन बचा। तो ये तो एक तरीका हुआ इस क्वेश्चन को करने का। आप कहोगे पूरा प्रॉपर प्रोसेस मुझे बताओ, ये अच्छा सवाल है सीखने का, समझने का, तो मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको पहले x को ऐसे लिखना है। यहाँ पर आपको लिखना है sec स्क्वायर थीटा माइनस जो tan थीटा आपको दिया हुआ है अपॉन sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा आपको यहाँ दिया हुआ है। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कॉमन लेके एक तरफ करने जा रहा हूँ। तो देखो यहाँ से क्या होगा, आगे से आप करोगे तो ये sec स्क्वायर थीटा जो आपके पास है ये एक बार x के साथ आएगा, और इसको अगर लेफ्ट में लाओगे sec स्क्वायर थीटा x माइनस 1 के साथ आ जाएगा। सिमिलरली आप अगर ध्यान से देखो तो आपको एक चीज़ और मिलेगी, ये दोनों टर्म्स एडजस्ट हो चुके हैं। अब जो टर्म बचा हुआ है वो बचा हुआ है मेरे पास, ध्यान से देखना, x tan थीटा, और ये माइनस tan थीटा इधर आएगा तो प्लस बनाएगा, तो ये हो गया आपका x प्लस 1 tan थीटा, और ये वैल्यू क्या हो गई, इक्वल्स टू 0। अब मैं sec स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करने जा रहा हूँ किससे, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी आपको समझ में आएगा कि क्यों कर रहा हूँ मैं। तो sec स्क्वायर थीटा अगर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो एक टर्म तो इसमें मिल जाएगा x माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा, और एक टर्म मिलेगा 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये मैं लास्ट में लिख रहा हूँ। तो 1 इंटू एक्स माइनस 1 लास्ट में चला गया, कि sec स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ना, तो 1 इंटू एक्स माइनस 1 लास्ट में लिख दिया, और x माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा पहले लिख दिया। यहाँ आपको मिलेगा x प्लस 1 इंटू tan थीटा। अब ये आपका क्या है, ये एक tan में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। tan में क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो tan में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, tan की वैल्यूज। इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो tan की वैल्यूज होंगे। तो आप मुझे ये बताओ कि tan की वैल्यूज रियल होनी चाहिए या अनरियल। भाई यहाँ पर x तभी डिफाइंड है ना जब tan की वैल्यू रियल हो, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो मुझे tan थीटा की रियल वैल्यूज मिलनी चाहिए, क्योंकि ये tan में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। tan स्क्वायर थीटा भी है, tan थीटा भी है, कांस्टेंट टर्म भी है, ये हमारे लिए कांस्टेंट टर्म की तरह बिहेव कर रहा है अभी, ठीक है। x क्वाड्रेटिक x में नहीं है, क्वाड्रेटिक tan में। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल हैं, tan अगर रियल चाहिए, tan ही इसका रूट है, tan थीटा की वैल्यूज, तो रूट्स अगर रियल चाहिए तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है d, जिसको आप बोलते हो, 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो आपको अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप कहोगे b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। b स्क्वायर क्या है, ये b है, ये a है आपका, ये b है, और ये आपका c है। तो b स्क्वायर आपका बनेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4, a और c दोनों क्या है, x माइनस 1 है, तो ये बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू आपकी होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर। तो कुछ भी कॉम्प्लेक्स अभी तक तो नहीं दिख रहा है, सब कुछ
आसानी से दिख रहा है मुझे कि ऐसा होगा। फिर आप कहोगे कि यहाँ से देखो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ से मुझे मिलेगा कि जो x+1 का होल स्क्वायर है और ये वैल्यूज़ हैं ये 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो आप कहोगे स्क्वायर करके देख लेते हैं, ये मिलेगा x² + 2x + 1 -4 × x² -2x + 1 > 0। अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे अगर तो आपको मिलेगा -3x², ठीक है, -3x² और यहाँ 2x है, यहाँ 8x है, तो ये हो जाएगा +10x और ये वैल्यू आपकी हो गई -4 यहाँ से आ रही है, अगर आप ध्यान से देखें -4 यहाँ से आ रही है और ये वैल्यू 1 है, तो ये वैल्यू आपकी -3 हो जाएगी > 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाद में बन रही है x में कि ऐसा होना चाहिए। एक तरीका, इवन आप यहाँ से भी एक क्वेश्चन लिख सकते थे अगर आप ऐसे सोचते कि ये मेरा p² - q² का फॉर्म है, तो ये बनता p + q × p - q। तो मैं ऐसे लिख सकता था, अगर मैं p + q कर रहा होता है इसको, आप ध्यान से देखो तो क्या मिलता है आपको, ये आपका p है मैं कह रहा हूँ और ये आपका q है। सो अगर ये मेरा p है और ये q है तो इसको मैं बोल सकता हूँ ऐसे, 4 को अंदर लेके जाऊँगा एक्चुअली, तो 4 को अगर अंदर लेके जाता तो ये टर्म ऐसा हो जाता 2x - 2 का होल स्क्वायर, 4 को अंदर ले गया तो अब हो जाता p + q आपका बनता 3x - 1 × p - q। अगर आप करोगे यहाँ पर तो ये आपको क्या देगा, देखो ध्यान से, -x + 3 > 0, ये मिलता आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जब आप इसको स्क्वायर कर लोगे अगर तो आपको एक क्वाड्रेटिक मिलेगी, फिर आप फैक्टराइज करोगे। तो बेहतर ये है ना कि जब हमारे पास जो फॉर्मेट लिखा है उसको हम p² - q² रिज्यूम करके कुछ ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये कहलाता है आपका इनइक्वालिटी, राइट। ये इनइक्वालिटीज़ हैं और इनको कैसे सॉल्व करना होता है मैं आपको समझाता हूँ। अब इसको क्या करते हैं ना, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 3x - 1 × x - 3। मैंने क्या किया, एक माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अगर कोई चीज़ 0 से बड़ी या 0 के बराबर है और उस पूरी क्वांटिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 के बराबर या 0 से छोटी हो जाएगी। वही मैंने कर दिया ताकि फॉर्मेट सही हो जाए, x - 3। जब भी आपको कभी इस तरह की इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना हो तो आप एक नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन में x की दोनों वैल्यूज़ निकालेंगे और उनको प्रॉपर ऑर्डर में लिखेंगे। ये आपका इंक्रीजिंग साइड होता है, x की बढ़ती हुई वैल्यू। यहाँ से आएगा x की वैल्यू 1/3, हर एक टर्म को 0 करो तो x की वैल्यू 1/3 आया और यहाँ x की वैल्यू 3 आया। और ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जब हम इन वैल्यूज़ को क्रॉस करेंगे तो पूरे प्रोडक्ट का साइन बदल जाएगा। आप इस पे फोकस करो, ये प्रोडक्ट मैं यहाँ पर प्लॉट कर रहा हूँ। मैंने कहा कि x की वैल्यू 3 से बड़ी है, अगर x की वैल्यू मेरी 3 से बड़ी है तो क्या ये टर्म पॉजिटिव है, यस, x - 3 पॉजिटिव है। अगर x - 3 पॉजिटिव है तो ये तो पॉजिटिव होगा ही, 3x - 1। ये देखो ध्यान से, जब हमने सबसे बड़ी वैल्यू के आगे हम बात कर रहे हैं, अगर इस जोन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर तो दोनों पॉजिटिव होंगे। दोनों अगर पॉजिटिव होंगे तो मैं इस जोन को ऐसे बोल सकता हूँ कि दोनों पॉजिटिव हैं तो उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है। अब मैं 1/3 से 3 के बीच की बात करूँ तो मैं 3 को जंप लगा रहा हूँ। 3 को अगर मैं जंप लगा रहा हूँ तो ये वाला जो ब्रैकेट है आप खुद देखो, इसका साइन बदल जाएगा। x अब 3 से छोटा हो गया है, x जैसे ही 3 से छोटा हुआ ये वाला ब्रैकेट का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा और ये ब्रैकेट में अभी कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि ये इसमें बदलाव आएगा जब इस पर जंप करेंगे। तो ये एक माइनस हो गया, ये माइनस होते ही ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दो ही टर्म है, एक प्रोडक्ट का साइन प्लस से माइनस हुआ तो प्रोडक्ट माइनस हो गया। फिर हम आएंगे 1/3 से छोटा, देखो ये माइनस था, अब इसको जंप जब आप करोगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस मिला के प्लस हो जाएंगे। दैट सिंपली यू कैन सी। आपको निकालना क्या था कि ये प्रोडक्ट जो है लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मतलब यही जोन हुआ हमारा, 1/3 से 3 में ही नेगेटिव है ना प्रोडक्ट, तो इसलिए आप कहोगे x की वैल्यू जो होगी वो 1/3 से लेके 3 के बीच में होगी। तो देखिए ये एक क्वेश्चन जिसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को खोलेगा कि कैसे हम इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। tan का जो रूट है उसको यूज़ करके हम डिस्क्रिमिनेंट को इस्तेमाल करके। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्री को क्लब करके बनाया गया है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पर मैंने जो आपको तरीका बताया ऑप्शन एलिमिनेशन, दैट वाज रियली वंडर्स, कि इतना कुछ भी करना नहीं था, आप डायरेक्टली आंसर मार्क कर सकते हो। तो उसके लिए हमेशा ओपन रहो, कई सवाल जो टाइम टेकिंग होगी वो उससे आसानी से निकल जाएंगे आपके, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है कि जो एंगल हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर है एंगल साइन स्क्वायर
और आप खुद देखो कि फर्स्ट और लास्ट क्या बना रहा है, 90 बना रहा है, सेकंड और सेकंड लास्ट भी आपका फिर 90 बनाएगा, इन दोनों का सम 1 1 हो जाएगा। आपको देखना है कितने पेयर्स बन रहे हैं। सो आपको कहोगे 5 से लेके 85 तक अगर जाते हैं हम, और मैं इसको कहूँ 5 से डिवाइड करके 1, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करके 1 बोलूँ, और सॉरी 5 से 85 तक है वो भी कॉन्जिक्यूटिव है, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 ही है, प्लस 1 बनेगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 81। 81 नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपके आ रहे हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 81/2 40.5। कैसे आया समझाऊँ? बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो। देखो इसमें भी क्या होगा, 81 है तो आपका जो टर्म होगा ना यहाँ पर 41th, उसके आगे 40 टर्म्स हैं और उसके पीछे 40 टर्म्स हैं, राइट। अब आपको पता ही है कि ये दोनों में से एक एक अगर उठाओगे आप तो उनसे 1 1 मिलता रहेगा, तो 40 तो यहाँ से पूरा पूरा मिल गया, प्लस जो 41th टर्म बाकी रह गया, 41 टर्म यहाँ पर क्या है आप बताओ ज़रा। 41 टर्म अगर आप निकालते हो तो ये क्या होगा, 85 + 5 90/2 45 डिग्री बनेगा। साइन स्क्वायर 45 डिग्री आपको पता है 1/2 होता है, तो ये 41/2 हो गया टोटल। सो सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कॉस ए आपका a cos b के बराबर है, साइन ए आपका b sin b के बराबर है, तो b² - a² sin² b क्या होगा। हमने सिमिलर सवाल किया हुआ है, राइट। फिर भी ये भी सॉल्व कर लेते हैं। आप कहोगे देखो यहाँ से हम निकालेंगे cos² a, और cos² a आपका क्या हो जाएगा, a टाइम्स cos b हो जाएगा, a टाइम्स cos b हो जाएगा, या cos² b हो जाएगा, cos² b हो जाएगा। फिर आप कहोगे हम निकालेंगे sin² a, तो sin² a आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका b² sin² b हो जाएगा, ठीक है। देन हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं तो ये 1 बना देगा, और ये सॉरी a² होना चाहिए, और ये हो जाएगा आपका a² × 1 - sin² b प्लस b² sin² b, ऐसा हो गया। यहाँ से आपको मिलेगा a² और साथ ही साथ आपको मिलेगा b² - a² sin² b। तो यहाँ से अगर आप निकालते हो कि sin² b इंटू b² - a² क्या होगा, तो दैट इज़ 1 - a², विच इज़ सी ऑप्शन। सो कुछ भी चैलेंजिंग नहीं है, आप आसानी से इन वैल्यूज़ को देख सकते हैं। दूसरा तरीका भी देखिए इस क्वेश्चन को करने का ये हो सकता है कि आप a और b की वैल्यूज़ को एज्यूम कर सकते हो अपनी तरफ से। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि भाई मैं a को ना एज्यूम करने जा रहा हूँ लेट्स से 60 डिग्री, ठीक, और b को मैं एज्यूम करूँगा 30 डिग्री, ऐसा कुछ सोच सकते हो। या फिर आप 45 डिग्री सोच लो। अगर आपने 45 डिग्री सोच लिया तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होगी या नहीं होगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, a की वैल्यू भी 1 हो गई, b की वैल्यू भी 1 हो गई, तो आप बताओ मुझे ये टर्म क्या हो जाएगा, 0। अगर मैंने a और b को इक्वल एंगल मान लिया, 45 डिग्री 60 डिग्री वॉटएवर, मैंने कहा a और b सेम है, अगर a और b सेम है तो cos a cos b सेम हो गया, sin a sin b सेम हो गया, तो a और b दोनों क्या आ गए, 1 आ गए। a और b अगर दोनों 1 आ गए तो b² - a² क्या हो गया, 0। इसको sin² b से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आएगा 0। अब देखना है किस ऑप्शन में a की वैल्यू 1 रखने पे 0 आएगा। आप कहोगे a की वैल्यू 1 रखने पे 0 कहाँ आ रहा है, सी ऑप्शन में, वही करेक्ट होगा। तो आप ये लंबा प्रोसेस करने से बच जाओगे। तो ये भी करो, पर वैल्यूज़ को रखने में अपनी जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाइए, अपना रेंज बढ़ाइए, आपके लिए चीज़ें बहुत 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 आसान हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर विचार करते हैं कि ये क्या दिया हुआ है। तो देखिए पहली बात तो इस सिंबल से कंफ्यूज ना हो, मैं बता देता हूँ सिंबल से क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। देखिए जो पाई आपका रेडियन होता है, पाई रेडियन, वो आपका 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इस सिंबल को आपको रेडियन की तरह ट्रीट करना है। और यहाँ से आपको देखिए एक चीज़ ये समझना है कि 1 रेडियन जो होगा आपका, दैट विल बी इक्वल टू 57 डिग्री रफली होता है। आप पाई को रिप्लेस कर लो अपने हिसाब से, है ना, 122/7 या 3.14 करके रफली निकालते हो तो ये 57 डिग्री के आसपास आता है। इसको ध्यान रखिएगा आप, जस्ट रिमेंबर दिस वैल्यू सो दैट यू नेवर फॉरगेट इट, ठीक है। तो ये आपको अगर ध्यान है तो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ना, इट इज़ बेसिकली रिटन एज ए दिस फॉर्मेट कि ये साइन 1 डिग्री है और ये आपका साइन 57 डिग्री है, ठीक। ये आपका कॉस 1 डिग्री है और ये आपका कॉस 57 डिग्री है, और ये आपका tan 1 डिग्री है और ये आपका tan 57 डिग्री है, ठीक है, क्लियर। या फिर आप देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जो दूसरा तरीका है मैं आपको बताता हूँ कि क्या समझने का है।
जो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर वो आपको ये समझना है कि अगर मैं 1 डिग्री लिखूँ, ठीक है, और 1 रेडियन लिखूँ, 1 डिग्री लिखूँ और 1 रेडियन लिखूँ, तो 1 रेडियन डेफिनेटली बड़ा होता है 1 डिग्री से। ये आपको जानना है। अगर आपको ये 57 डिग्री नहीं भी जाना चलेगा, आपको यही जानना है कि अगर मैं 1 रेडियन बोल रहा हूँ आपसे और 1 डिग्री आपसे बोल रहा हूँ, तो 1 रेडियन 1 डिग्री से बड़ा होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है। तो इससे काफ़ी कुछ आइडिया लगेगा। अच्छा, आपको ये चीज़ ध्यान होगी, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो होता है, साइन का अगर आप ग्राफ देखोगे 0 से 90 के बीच में, यहाँ 90 डिग्री होता है, ये साइन का ग्राफ होता है, ये 0 डिग्री होता है। तो 90 से 180 ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया आपका। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इंक्रीजिंग होता है, सेकंड में डिक्रीजिंग होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल की वैल्यू बढ़ी तो साइन की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये वैल्यू आपकी क्या है, 1 रेडियन। मैंने बताया आपको कि 1 डिग्री से बड़ा होता है, तो डेफिनेटली जो साइन 1 डिग्री है वो 1 रेडियन से छोटा होगा। सही है, समझ में आया कि नहीं? पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो अगर मुझे यही कैलकुलेट करना है कि कौन सा कथन सत्य है, तो मैं वही कह रहा हूं कि साइन 1 डिग्री जो होगा वो साइन 57 डिग्री से बड़ा होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। साइन 1 डिग्री साइन 57 डिग्री से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि जैसे एंगल बढ़ेगा वैल्यू बढ़नी चाहिए। तो फर्स्ट क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट हो गया। सिमिलरली जो टैन आपका है, टैन भी आपका इंक्रीजिंग होता है, टैन भी आपका इंक्रीजिंग होता है। तो अगर आपका टैन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट, टैन आपका अगर एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन में ये क्या होगा, ये भी वैल्यू बढ़नी चाहिए, ये भी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए ना भाई, वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए इसकी, जबकि उल्टा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर केवल सेकंड आपका करेक्ट हुआ, ठीक है, सेकंड करेक्ट हुआ। लेकिन क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहे हैं, सेकंड करेक्ट का मतलब हो गया सेकंड की रिलेशनशिप करेक्ट लिखी हुई है, पर क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कौन से इसमें करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट नहीं में क्या होगा, आपको फर्स्ट और थर्ड मार्क करना होगा कि फर्स्ट और थर्ड करेक्ट नहीं है। हमें ये नहीं पूछा गया कौन से करेक्ट हैं, सेकंड की रिलेशनशिप करेक्ट है, बट करेक्ट नहीं में फर्स्ट और थर्ड आ गए, दैट इज सी ऑप्शन। तो ये सवाल इंटरेस्टिंग है, बस कंपैरिजन बेस्ड है, और आपको अगर ध्यान है तो आपसे गलती नहीं होगी। साइन मैंने बना दिया, कॉस देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट और सेकंड बनाया मैंने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग होता है, सेकंड में भी डिक्रीजिंग होता है कॉस, ठीक है, ये डिक्रीजिंग होती है वैल्यू। जैसे आप थीटा बढ़ाओगे कॉस डिक्रीज करेगा। टैन जो होता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी इंक्रीजिंग होता है टैन, राइट, दिस इज इंक्रीजिंग। थीटा बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, थीटा बढ़ाओगे तो ये भी देखो बढ़ रहा है, ठीक है, ऑल्दो ये नेगेटिव है बट बढ़ रहा है। तो ये एक विजुअल मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ ग्राफ्स की, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा वैल्यूज को लिखने में। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आपसे साइन अल्फा इंटू सेक 30 प्लस अल्फा 1 के बराबर है, तो आपको बताना है साइन अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा क्या होगा। आप मुझे एक बात बताओ कि ये मेरे पास साइन अल्फा लिखा है और सेक 30 प्लस अल्फा जो है, इसको अगर मैं राइट साइड ले जाऊं तो 1 अपॉन सेक 30 प्लस अल्फा बनेगा, जो हो जाएगा कॉस ऑफ 30 प्लस अल्फा। कभी भी अगर साइन समथिंग कॉस समथिंग के बराबर होता है तो इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से आपको दिखेगा कि अल्फा प्लस 30 डिग्री प्लस अल्फा आपका 90 डिग्री हो गया। और अगर ऐसा हुआ तो अल्फा वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री। अल्फा अगर 30 डिग्री आ गया, 0 से 60 डिग्री चाहिए भी था, अल्फा 30 डिग्री आ गया, तो यहाँ रखा मैंने साइन अल्फा इज 1/2, कॉस 2 अल्फा इज कॉस 60, दैट इज ऑल्सो 1/2। सम कितना हो गया आपका 1, विच इज ऑप्शन ए। सो अगेन क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, आपको सही से अगर करना आता है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। सो उम्मीद करता हूँ लेसन आपको पसंद भी आएगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी इंप्रूव होगी। थैंक यू।